केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपन कल जो नया लेसन स्टार्ट किया था चट्टाने रॉक्स, तो उसमें अपन ने कल ये देखा था चट्टाने किसे कहेंगे। चट्टान जो उसकी जो बनावट है वो किस प्रकार की है, जैसे आग्नेय शैलें वो कैसे बनती हैं, अवसादी शैलें वो किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, और जो कायंती शैलें थी उसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो कल अपने जो चट्टान थी उसका जो अर्थ तथा उसके जो सामान्य रूप से जो प्रकार थे अपन ऐसे देखते हैं। एक तो जो धरातल के ऊपर बनती है चट्टान, और एक भूपृष्ठ के ऊपर और एक धरातल के अंदर। तो जो भूपृष्ठ के ऊपर जो बनती है जो भूपृष्ठ के ऊपर जो बनती है अवसादी, अग्न्य, और तीसरे प्रकार की जो शैल है जब इन दोनों का क्या होगा, रूप बदलता है, जो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है वो दो वजह से होता है, ताप और दाब। तो उससे तीसरे प्रकार की जो शैल है वो बनती है कायांतरित। अब देखिए, जो कल जहाँ तक अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी वहाँ तक हमने ये देखा था कि जो चट्टानों का वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, उनको देख रहे थे। तो पहली जो चट्टानों का जो वर्गीकरण था वो बनावट की प्रक्रिया, मेथड ऑफ जो फॉर्मेशन होगा उसके अनुसार था, और उसके अनुसार चट्टान है उसके तीन प्रमुख भाग है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित या कायांतरित शैल है। और यही चट्टानों का वर्गीकरण है, उसको अपन एक प्रकार के जनरल सा वर्गीकरण बोल सकते हैं। सामान्य रूप से अगर आपको कहते हैं कि चट्टानों के प्रकार है तो यही तीनों प्रकार है वो देखने को मिलते हैं। हाँ, इसके बाद ये जरूर होगा कि आग्नेय शैलें भी अलग अलग प्रकार की होती है, अवसादी है वो अलग होगी, और जो रूपांतरित शैल है वो भी अलग प्रकार से होती है। एक ये जो तीनों प्रकार की शैलें होती है, इन तीनों प्रकार की शैलों में जो सक्रिय अवस्था है वो देखने को मिलती है। मतलब आग्नेय बनेगी, और आग्नेय लावा या मैग्मा से बनती है। और चट्टानों का बनने का जो क्रम है वो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में लगातार चलता रहता है। आज भी चल रहा है चट्टानों को बनने का क्रम, और भविष्य में भी वो चलता रहेगा। लगातार ये प्रक्रिया है चट्टानों को बनने की वो चलती रहती है। दूसरी बात है कि जो चट्टान है उससे दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक तो पृथ्वी की जो आयु है ये जो अपन, दूसरा है जो जो जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल जो इतिहास है उसका, जो भूगर्भिक इतिहास है उसके बारे में भी पता है, वो चलता है इन चट्टानों से। तो अभी अपन जो बात करेंगे वो पहली प्रकार की जो चट्टानें हैं आग्नेय शैल है उसको लेकर करेंगे। अब देखिए, आग्नेय जो शैल है वो मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है या ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है तो उससे जो लावा या मैग्मा निकलता है। तो एक चीज़ है, कल मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, इन लावा और मैग्मा में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। जब क्या होता है, तरल तथा गर्म पदार्थ क्योंकि जो लावा या मैग्मा होगा वो एक तो तरल होता है, दूसरा उसकी क्या विशेषता होती है, बहुत गर्म होता है।
जब वो तरल या गर्म पदार्थ है धरातल के ऊपरी भाग में पहुंचता है तब तो वो लावा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तरल तथा गर्म जो पदार्थ है वो धरातल के ऊपर पहुंचता है, ये। लेकिन जब वो धरातल के अंदर ही रहता है और वहीं पे भी क्या होगा, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्मा है वो बोला जाएगा। तो देखिए अग्नि शैलों का जो निर्माण है वो मैग्मा के ठंडे होकर ठोस होकर जम जाने से होता है। यानी कहने का मतलब है जो अग्नि शैल है उसका निर्माण जो मैग्मा होता है उसके ठंडे होकर ठोस होने से उसका जो जमाव होगा उसकी वजह से इन शैलों का है वो निर्माण होता है। और अतः इसे अपन, क्योंकि ये शैल ऐसी होती है अग्नि शैल जिसका निर्माण इस पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इसको अपन प्राथमिक शैल भी कहते हैं। मतलब इन शैलों का जो निर्माण होता है वो जो मैग्मा होता है, मैग्मा के यानी जो मैग्मा था वो ठंडा होता है और ठंडा होने से क्या हो जाता है, वो जम जाता है, एक प्रकार का उसका निक्षेप हो जाता है। तो लगातार क्या होता जाता है, वो मैग्मा है गर्म होता है, पहले ठंडा होता है और ठंडा होकर वो क्या होता है, ठोस हो जाता है और ठोस कर जम जाने से आग्नेय शैल उसका निर्माण होता है। और आग्नेय शैल होती है वो पृथ्वी में सबसे पहले बनी थी, इसीलिए उसको अपन प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो आग्नेय शैलों का जो दूसरा नाम होता है उसको अपन प्राथमिक शैल भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बनी है। और दूसरे नंबर पे जो शैलें बनी है वो अवसादी शैलें होती है, और जो अंतिम जो शैलें बनती है वो रूपांतरित या कायांतित शैलें होती है। इसीलिए आग्नेय शैलों का दूसरा नाम क्या है, प्राथमिक, क्योंकि ये पृथ्वी में सबसे पहले बनती है। अब देखिए जो आग्नेय शैलें है उनका निर्माण पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, जो जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है कि हर काल में होता रहा है। यानी कहने का मतलब बात ये हो गई, जो आग्नेय शैलें होती है वो पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके प्रत्येक काल में आग्नेय शैल है उसका क्या हुआ, निर्माण हो रहा है, और वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। कहने का मतलब है कि जो आग्नेय शैलों के निर्माण की प्रक्रिया है वो हमेशा ही चलती रही है, अभी भी चल रही है और भविष्य में भी वो चलती रहेगी। कहने का मतलब इस प्रकार की जो शैलें हैं वो लगातार इस पृथ्वी का जो भाग है, ये पृथ्वी का जो आंतरिक धरातल है उसके अंदर लगातार वो जो आग्नेय शैल है उसका निर्माण है वो लगातार हो रहा है। अब देखिए आग्नेय शैल है, इनकी जो विशेषता है वो क्या क्या होती है, क्योंकि अपन देखिए एक बात तो है कि जो आग्नेय शैल होती है वो मैग्मा या लावा से बनती है। तो एक चीज़ तो ये है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो जीवाश्म होता है वो नहीं पाया जाए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अपन देखते हैं कि जो लावा या मैग्मा होता है बहुत गर्म तथा तप्त होता है, उस वजह से किसी भी जीव की वहाँ पर उपस्थिति होती है वो संभव नहीं हो सकती है। इसीलिए इस प्रकार के शैलों की एक मुख्य विशेषता ये बोला जाएगा, तो उसके अंदर जीवाश्म नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि इन शैलों में किसी भी प्रकार की परतें हैं वो नहीं पाई जाती। हाँ, ऐसा आभास जरूर होता है कि जैसे मान लिया कि जो लावा होता है वो जब निकलता है तो जमा हो गया यहाँ पे, क्योंकि दूसरी बार जब लावा का जमा होगा वो इसके ऊपर लगातार होता रहेगा, तीसरी बार भी होगा लावा है उसका जमा होता रहेगा। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखते हैं तो ये जो जमाव अपन को दिख रहा है ये परतों के रूप में होता नहीं है, वो इस प्रकार का आभास होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि ये जो शैलें होती है आग्नेय शैलें उसमें परतें नहीं पाई जाती है। हाँ, कंटिन्यू रूप से जो लावा निकलेगा उससे जमा होता रहेगा, लेकिन उसके बीच में इस प्रकार कोई भी किसी भी प्रकार का जो लेयर होता है इस तरह होता है वो नहीं पाया जाता है।
और जो अवसादी शैलें होती है उसके अंदर एक प्रकार की परतें है वो पाई जाती है, इसीलिए तो अवसादी शैलें है उसको अपन परतदार शैल है वो भी कहते हैं, जबकि आग्नेय शैलों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो अपन एक एक करके जो आग्नेय शैल है उनकी जो विशेषता है उसको भी देखेंगे। पहली जो विशेषता होती है कि आग्नेय शैलें होती है कठोर होती है, ये पहली विशेषता है। अब कठोर क्यों होगी? तो लावा या मैग्मा होता है वो ठंडा होकर जमकर ठोस हो जाता है, उस वजह से ये क्या रहती है, कठोरता लिए हुए रहती है। अब वैसे तो देखा जाएगा कि आग्नेय शैल है वो कठोरता है, लेकिन जब कभी पानी होता है वो इन चट्टानों में प्रवेश कर जाता है, यानी चट्टानों का मतलब इन चट्टानों की जो जोड़ होती है, जो जॉइंट होते हैं, जैसे ये है। अब जैसे ये जॉइंट है, वैसे तो ये ठोस है, लेकिन जब ये जो जॉइंट होते हैं तो इसमें क्या होगा, जब पानी का प्रवेश हो जाता है तो पानी के प्रवेश से क्या हो जाता है कि ये चट्टानें होती है वो मुलायम हो जाती है। मतलब सीधी सी बात है, कठोर होती है, पानी जाएगा तो उससे गीला करेगा, और गीला होने से ये चट्टानें क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है, और तथा आसानी से अपन कहते हैं वो चट्टानें वो टूट जाती है, इसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। वैसे तो कठोर होगी, लेकिन पानी जब यहाँ तक पहुँच जाता है उसके जोड़ या संधियों के माध्यम से, तो वो क्या होता है, मुलायम हो जाएगी, और उसके बाद इस चट्टानों को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ है कि इसकी पहली जो विशेषता होती है कि ये चट्टानें होती है कैसी होती है, कठोर होती है। दूसरी इनकी विशेषता होती है कि ये जो शैलें होती है उसमें रवेदार या दानेदार होती है। मतलब ये जो आग्नेय शैलें है वो रवेदार तथा दानेदार होती है। अब रवेदार तथा दानेदार कैसे कैसे होगी, किस प्रकार? तो अपन देखिए, जब वो जो लावा होता है या मैग्मा, उसके ठंडा होने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो क्या होगा, लावा है तो वो धरातल के ऊपरी भाग में पहुंचता है, तो लावा तो गर्म होगा, लेकिन जो धरातल के आसपास का जो तापमान होता है वो कम होता है। तो जैसे ही ये क्या है, धरातल के ऊपरी भाग में पहुंच जाता है तो वो तुरंत ठंडा हो जाएगा। मतलब जल्दी, तुरंत का मतलब क्या होगा, और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो उसके जो रवे होंगे लावा के वो या तो बनेंगे नहीं, अगर बनेंगे भी तो बहुत कम या और बारीक बनेंगे, कहने का मतलब। तो अगर जो लावा है वो धरातल पर क्या है, पहुंचता है, जल्दी ठंडा होगा और एक साथ ठंडा होगा, तो रवे हैं वो क्या होंगे, या जो दाने हैं वो कम से कम बनेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब लावा या मैग्मा होगा वो धरातल के आंतरिक भाग में रहेगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, और धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके जो कण हैं, जो दाने हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे और मोटे बनेंगे। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो आग्नेय शैलें है उसकी जो संरचना है, कहीं पे दानेदार भी ज़्यादा होती है, कहीं पे बारीक जो दाने वाली चट्टानें हैं वो भी देखने को मिलती है। इसीलिए आग्नेय शैलें उसका एक बाद में वर्गीकरण बढ़ेगी, तो कणों के आधार पर भी आग्नेय शैलें उसका वर्गीकरण है वो किया जाता है, क्योंकि जो कण होते हैं, दाना होते हैं, वो अलग अलग होगा। क्यों होगा, वो इस लावा या मैग्मा का ठंडा होने का स्थान कौन सा है, स्थान का मतलब वो धरातल के ऊपरी भाग में है या धरातल के आंतरिक भाग में, उसके ऊपर है वो डिपेंड करता है।
परंतु देखो जो रवे है उसकी बनावट में अंतर देखने को मिल जाएगा। और क्यों मिलता है? जो कणों की जो बनावट होती है वो मैग्मा के ठंडा होने पर निर्भर करती है। अब ठंडा होने पर निर्भर करेगी, तो जब एक साथ ठंडा होगा तो कम बनेंगे और बारीक बनेंगे, और जब धीरे धीरे ठंडा होगा अधिक बढ़ेंगे तथा मोटे कण हैं वो बनेंगे। अब ये जो रवेदार तथा दानेदार संरचना है वो लावा के ठंडा या गर्म होने, और ये दो बातों पर निर्भर करेगा। जो लावा या मैग्मा ठंडा होगा वो कैसे होगा? एक तो कहने का मतलब लावा या मैग्मा है वो ठंडा होता है तो दो बातों पर निर्भर करेगा। पहली तो उसकी जो गति है वो कितनी है, यानी एक साथ ठंडा हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, और उसका स्थान कौन सा है। स्थान का मतलब वो धरातल के ऊपरी भाग में या धरातल के आंतरिक भाग में, उसके आधार पर जो कणों की बनावट है वो निश्चित होगी। ठीक है। तीसरी जो विशेषता होती है कि आग्नेय शैलों में परत है वो नहीं पाई जाती है। यानी आग्नेय शैलों में किसी भी प्रकार की आपको लेयर होती है वो देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, आभास जरूर हो सकता है कि जैसे ये लावा है जमा हो गया, इसके ऊपर वापस लावा का उद्गार हो गया है, तो वैसे वापस जमा हो रहा है, एक के बाद एक वापस ये जमा हो रहा है। तो ऐसा आपको अनुभव हो सकता है, नहीं कि रियलिटी में अगर देखा जाएगा तो ऐसी कोई लेयर है वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि आग्नेय शैलें होती है उसके अंदर परतें हैं वो नहीं पाई जाती है। इसकी जो चौथी विशेषता है तो इन सेलों में, मतलब जो आग्नेय सेल है उसमें पानी का प्रवेश पहली बात तो बहुत कम होता है, क्योंकि पहले देखा है कि एक ठोस होती है, क्या होती है, तो पानी की जो पहुंचने की जो संभावना होती है वो कम होती है। तो जब पानी पहुंचने की संभावना कम होगी पानी के प्रविष्ट होने की संभावना कम होती है, कठोर है, लेकिन फिर भी कभी कभार देखिए अपन पानी वो प्रविष्ट हो जाता है तो उससे मुलायम होगी और वो जल्दी है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि जब पानी का प्रवेश कम होगा तो अपन देखिए कि जो अपक्षय होता है वेदरिंग, ये अपन जो बाह्य जातीय बल पढ़ा था उसका एक भाग है। अनाच्छादन की जो क्रिया होती है उसमें अपक्षय प्लस अपर्दन का योगदान रहता है। तो ये तीन प्रकार का होगा। पहला होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक, और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। तो ये भौतिक, रासायनिक तथा जो जैविक अपक्षय है, ये अपक्षय के तीन प्रकार होते हैं। अपक्षय के प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या महत्व है, तो क्या पानी का जो प्रवेश है वो आग्नेय शैलों में कम होगा, लेकिन क्या होगा कि जब पानी का प्रवेश कम होता है तो वहाँ पे इस प्रकार का जो अपक्षय होना चाहिए, रासायनिक अपक्षय, वो कम होगा। तो कहते हैं, कहा जाएगा कि जो रासायनिक अपक्षय की जो क्रिया होती है वो आग्नेय शैलों में कम होती है।
यानी जब पानी का प्रवेश ही नहीं होगा, क्योंकि जो केमिकल जो वेदरिंग होता है वो पानी की वजह से होगा ये। अब जैसे इसमें अलग अलग क्रिया आती है, हाइड्रेशन भी आता है, ठीक है ना, कार्बोनेशन की क्रिया भी आती है। तो हाइड्रेशन है, कार्बोनेशन है, ऑक्सीडेशन है, और जो सिलिकेशन की क्रिया होगी वो सब रासायनिक क्रिया का। इन सभी में एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी केमिकल जो वेदरिंग है उसकी अगर बात करोगे तो वहाँ पे पानी के साथ क्रिया होनी जरूरी, क्योंकि पानी के साथ अगर क्रिया नहीं होगी तो केमिकल जो अपन अपक्षय बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय, उसकी संभावना नील होती है। तो उसकी जगह यहाँ पे भौतिक अपक्षय होता है, वो अधिक होता है। तो भौतिक अपक्षय में देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि रासायनिक अपक्षय नहीं होगा तो उसके जगह कौन सा अपक्षय होगा? अब ये जो दोनों अपक्षय होता है, तो रासायनिक अपक्षय में पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, भौतिक अपक्षय में पानी की जरूरत है वो नहीं बढ़ती है। तो इन चट्टानों में प्रवेश नहीं होगा, तो सीधी सी बात है रासायनिक अपक्षय की जगह कौन सा अपक्षय ज़्यादा होगा? भौतिक। अब रासायनिक अपक्षय की जो प्रमुख क्रिया होती है जिसके तहत चट्टानें क्या हो जाती है? टूटती है। तो इसमें ये जो क्रिया होती है रासायनिक अपक्षय की, तो उसमें तो होता है वियोजन। ये जब रासायनिक अपक्षय का चट्टान टूटेगी तो वो वियोजन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। और भौतिक अपक्षय होगा तो वहां पे विघटन होगा। क्या होगा? ये आई बात समझ में? तो रासायनिक अपक्षय की जो वियोजन की क्रिया होगी वो रासायनिक अपक्षय के कारण होगी, और जो विघटन होगा वो भौतिक अपक्षय के कारण होगा। ये इसकी चौथी विशेषता रहती है। फिर अगली जो विशेषता है, पांचवी विशेषता, तो जो जीवावशेष होते हैं वो कम पाए जाते हैं। तो उसका तो एक स्वाभाविक ही प्रक्रिया अपन देखते हैं कि जो लावा या जो मैग्मा होता है वो एक तो गर्म होता है, तो उस वजह से जो जीवावशेष होते हैं वो उस लावा के अंदर पाए ही नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे जीवावशेष की संभावना है वो कम पाई जाती है। तो जो पांचवी विशेषता होती है वो जीवावशेषों का अभाव पाया जाता है आग्नेय शैलों के अंदर। फिर छठी जो विशेषता है, आग्नेय शैल है उसका जो संबंध होता है वो ज्वालामुखी क्रिया से होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से देखिए लावा या मैग्मा है उसका जो उद्गार होता है वो जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसकी वजह से होगा। तो ये देखा जाएगा जहाँ पे भी ज्वालामुखी के उद्गार वाले क्षेत्र ज़्यादा हैं, यानी जहाँ पे ज्वालामुखी की क्रिया है या वॉल्केनो जो वो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा होती है एक्टिविटी, तो जहाँ पे ज्वालामुखी जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्र ज़्यादा हो गए उन क्षेत्रों में आग्नेय शैल है वो अधिक देखने को मिलती है। यानी आग्नेय शैलों की जो बनावट है वो अधिक कहाँ होगी? तो जहाँ पे ज्वालामुखी के उद्गार वाले क्षेत्र है, जैसे परिप्रशांत जो महासागरीय जो परिप्रशांत महास है उसका जो एरिया है वहाँ पे इस प्रकार की जो क्रिया है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जो आग्नेय शैल है उसका जो निर्माण है वो भी अधिक देखने को मिलेगा। तो ये जो आग्नेय शैलें थी उसकी विशेषता थी। अब ये अपन देखिए कि जो आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण किया जाएगा, अभी तो अपने शैलों का वर्गीकरण किया था, अब अपन आग्नेय जो शैलें अभी पढ़ी है उसको मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार होते हैं और किस किस आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो जो आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से अपन तीन आधारों पर करते हैं।
यानी जो आग्नेय शैलों का वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया जाता है। अब वो 3 आधार कौन से हैं? पहला जो आधार है वो उत्पत्ति के आधार पर है। यानी जो आग्नेय शैले है उसकी जो उत्पत्ति होती है उसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाएगा। दूसरा है कणों की बनावट के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण है वो रासायनिक संरचना के आधार पर है। यानी आपको ये कहेंगे कि आग्नेय जो शैल है उसका जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर होगा, तो 3 आधार पर। पहला जो उसका आधार रहता है वो उसकी उत्पत्ति रहती है कि उसकी जो उत्पत्ति होती है उसकी का जो बनावट होती है उस आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरी बात है कि अभी अपने पढ़ा था कि जो आग्नेय शैलें हैं वो मुख्य रूप से रवेदार तथा दानेदार होती है, या जो उसके कण होते हैं उसके आधार पर भी इसका जो वर्गीकरण है वो किया जाएगा। बड़े कणों वाली है, छोटे कणों वाली है, बहुत छोटे कणों वाली है, या बहुत बड़े कणों वाली जो संरचना है वो पाई जाएगी। रासायनिक संरचना के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब रासायनिक संरचना में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आग्नेय शैलें होती है उसमें जो सिलिका होती है उसकी मात्रा कितनी रहती है, इसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो अम्लीय प्रधान आग्नेय शैला होती है, क्षारीय प्रधान होती है, अल्ट्रापैटिक होती है, ठीक है ना। तो वो ये 4 प्रकार के होते हैं, वो अभी अपन देखेंगे जब इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो जो उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है आग्नेय शैलों का उसमें भी वापस 2 प्रकार की होती है। यानी जब आग्नेय शैलें बनती है तो एक तो क्या होगा कि अंत निर्मित आग्नेय शैलें होती है, दूसरी होती है बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें। अंत निर्मित का मतलब जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का उसमें चट्टानें बनती है। दूसरी जो चट्टानें बनती है वो धरातल के ऊपरी भागों के अंदर बोलते हैं, जिसको अपन बाह्य आग्नेय शैलें कहेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर भी अगर देखा जाएगा तो उसके वापस 2 मुख्य भाग होते हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय शैलें और दूसरी है बाह्य। अंतर्निर्मित का आग्नेय शैलें का मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में है वो बनेगी, और बाह्य जो आग्नेय शैलें होगी इसका मतलब है वो पृथ्वी के बाहरी भाग में है वो बनती है। तो अभी अपन जो देखेंगे वो उत्पत्ति के आधार पर है, उसकी बात करेंगे। तो इसके 2 भाग है। पहली है अंतर्निर्मित आग्नेय शैलें, ये आंतरिक भाग में बनती है इसलिए इसका नाम है अंतर्निर्मित, और ये बाहरी भाग में बनती है इसलिए इसको बाह्य आग्नेय शैलें बोलते हैं। अब ये जो शैलें है अंतर्निर्मित आग्नेय शैलें है, इसके वापस 2 भाग हैं। एक तो है जो सबसे गहराई की और जो आग्नेय शैलें जो शैलें बनती है, आग्नेय शैल तो है ही है क्योंकि उसी की अपन बात करें उसी के वर्गीकरण है। तो जो आग्नेय शैलें उत्पत्ति के आधार पर होती है उसमें एक अंतर्निर्मित है, एक बाह्य निर्मित है। जो अंतर्निर्मित आग्नेय शैलें हैं उसके वापस 2 भाग होते हैं, एक तो पातालीय आग्नेय शैलें होगी और दूसरी होती है मध्यवर्ती आग्नेय शैलें। अब पातालीय आग्नेय शैलें का मतलब अपन देखिए जिसकी गहराई सबसे अधिक होती है, जैसे अपन कहते हैं पाताल तोड़ कुआं होता है, ठीक है ना, प्लेटोनिक जो वेल्स होता है, और पातालीय जो कुएं हैं वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब देखिए जो ये पातालीय जो आग्नेय शैलें हैं उसमें क्योंकि पातालीय शैलों की एक विशेषता होती है
दूसरी होती है मध्यवर्ती सेल है। देखिए पहले तो उत्पत्ति के दो है, अंत और बाह्य, फिर जो अंतर्निर्मित है उसके दो वापिस रूप है, पातालीय और मध्यवर्ती। पातालीय जो सेलें होती है वो सबसे ज़्यादा गहराई में पाई जाती है, इसीलिए इसको अपन देखिए पातालीय जो सेलें है वो कहेंगे। अब देखिए पातालीय सेलों का एक उदाहरण देखते हैं, तो जो ग्रेनाइट सेलें होती है, कौन सी सेलें? ये पातालीय सेलों का उदाहरण होती है। ये ध्यान रखना, यानी ग्रेनाइट सेलें है वो आग्नेय सेल तो है, तो पहले तो आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल के बाद वो कैसी है? अंतर्निर्मित। अंतर्निर्मित के बाद वो कौन सी सेलें हैं? वो पातालीय सेलों, जो ग्रेनाइट सेल है वो पातालीय सेलों का उदाहरण होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो मध्यवर्ती जो सेलें हैं उसमें डायोराइट पाई जाती है तथा एंडेसाइट पाई जाती है, दो। इधर लिख रहा हूं मैं, इसके दो उदाहरण हैं। ये दोनों जो सेल है वो मध्यवर्ती है, मतलब ये सबसे गहराई में पाई जाने वाली सेलें हैं। आग्नेय सेलों में सबसे गहराई में अपन कहते हैं वो ग्रेनाइट सेलें है वो पाई जाती है। मध्यवर्ती भाग में डायोराइट तथा एंडेसाइट सेलें वो पाई जाती है। अब जो अपन देखेंगे बाह्य निर्मित जो सेल है उसके अंदर उसका भी दो आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, इसका भी बाह्य निर्मित का। एक तो क्या होता है, जो विस्फोटक प्रकार होता है, ज्वालामुखी का विस्फोटक प्रकार। कहने का मतलब किसका विस्फोटक प्रकार होगा? क्योंकि जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है बाह्य हैं, इसके भी दो भाग हैं। यानी जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो दो रूप में होता है, एक तो होता है विस्फोटक रूप में होता है, दूसरा होता है शांत रूप में। तो शांत रूप में जो चट्टानें बनेगी वो अलग रूप में बनेगी, और जो विस्फोटक प्रकार में बनेगी वो। अब विस्फोटक प्रकार के अंदर देखिए अपन देखते हैं अलग अलग, जो आगे इस टॉपिक को करेंगे तब लेपेली भी होता है, बम भी जिसको बोला, बड़े बड़े जो चट्टान के टुकड़े होते हैं जब विस्फोट के साथ बनते हैं उसको बम बोले, उसके जो छोटे टुकड़े उसको अपन लेपेली भी बोला जाता है। जब पानी तथा जो छोटे टुकड़े साथ में होता है उसको अपन टब भी बोलते हैं, ठीक है ना। और कुछ ब्रेसिया है वो भी होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो क्रिया जिससे जो विस्फोट होता है उस समय ये बनती है। और एक जो होती है वो शांत प्रकार से बनती है, जब एक लेयर के रूप में लगातार जमा होता रहता है। और दूसरी बात है कि ये जो विस्फोट होता है वो एक साथ होता है, बहुत ही तेज़ गति से होगा। और इस प्रकार का शांत होता है उसमें काफ़ी समय लगता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। तो जब अपना इलेक्शन आगे बढ़ेगा तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन कणों के आधार पर है आग्नेय सेल उसका वर्गीकरण देखेंगे, और जो रासायनिक संरचना है उसके आधार पर है वर्गीकरण है वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।